बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो एक नेशनल डिबेट है उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पॉलिटिक्स का एक बहुत अहम किरदार है, क्योंकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में कहा जाता है कि दीज रिफॉर्म्स आर द गेटवे टू एंश्योर गुड गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। अभी हम शुरू में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्यों होनी चाहिए। ये हम डिबेट भी इसलिए करते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान का वो डिलीवर नहीं कर रहा। अब आप इसके अगर इसेंशियल्स देखें तो इसके वेज अगर आप देखें, जो प्रोसीजर्स देखें, इलेक्शन का प्रोसेस देखें, फिर हमारा कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी को देखें, डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स देखें, या वो जो मेजरमेंट है जिसके जरिए हमने विल ऑफ द पीपल को ट्रांसलेट करना है ताकि वो बाद में रिप्रेजेंट कर सके। आप जानते हैं आर्टिकल 2A आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 2A दैट इज अबाउट ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड डेलीगेटेड ट्रस्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक तफवीज करदा अल्लाह का ट्रस्ट है कि दे विल बी चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो गवर्नमेंट करेंगे। दे विल रूल अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ जो है वो डेफिनेटली, अगर आपने इस्लामिक प्रोविजंस देखी हो तो पाकिस्तान में कोई भी लॉ जो है जो इस्लाम के इंजेक्शंस हैं उसके खिलाफ नहीं बन सकता। कमिंग बैक टू आ थीम, इसकी थोड़ी सी हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें चाहिए कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्यों जरूरी हैं। उससे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किसकी होंगी? जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान में। अब जो मौजूदा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो डिजोरे पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। एंड इफ वी सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो पॉलिटिक्स है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, या जो हमारी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, या जो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसका हमें पता होगा कि पाकिस्तान में जो तर्ज हुकूमत राइज है कॉन्स्टिट्यूशनली, जो एक डिजोरे फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, दैट इज डेमोक्रेसी। तो अब हमारी बहस ये हो ही नहीं सकती। हम बहस करते हैं, नहीं देखें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जगह आप वन पार्टी रूल ले आए, कम्युनिस्ट वेरिएशन के साथ कोई निज़ाम में हुकूमत ले आए, किंगशिप ले आए, मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म ले आए, या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अथॉरिटेरियनिज्म ले आए। नो, देयर इज अ कंसेंसस। पाकिस्तान में कंसेंसस है कि पाकिस्तान में जमहूरियत होगी। तो इस कंसेंसस पे रेफर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक पाकिस्तान में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, कौन सी हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, दैट इज प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो दैट इज डेमोक्रेसी। अब आप आगे अगर उसको लेके जाएं, अब डेमोक्रेसी जो है अगर आपने ग्रीक स्टेट्स में पढ़ी हो, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। सिटी स्टेट्स की आबादी 5,000 से 10,000 के दरमियान थी, तो पीपल वुड असेंबल ऑन अ प्लेस और वो जो एक पॉलिटिकल डिसीजन थे वो ले लेते थे। जब स्टेट्स बढ़ी, उनकी तादाद बढ़ी, नेशन स्टेट्स की तादाद बढ़ने के साथ साथ वो जब फैलती गई, उनका रकबा बढ़ा, उनके साइज बढ़ा, वो कि वो रिपब्लिक रही। बेसिकली डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। तो फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जगह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ने ले ली, जिसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। पाकिस्तान में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बजाय जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, कि हम अगर इफ वी टॉक अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट, तो हम 266 लेजिस्लेटर्स मुंतखब करेंगे एंड दे विल बी रिप्रेजेंटिंग जो हमारी 24 करोड़ 25 करोड़ आबादी है, उनको 266 नुमाइंदे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। So what is the political philosophy of Pakistan? When I ask you a question, okay, what is the political philosophy, political ideology of the Pakistan? वो जो आइडियोलॉजी है दैट इज डेमोक्रेसी। दैट उसका एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है। यू विल बी टॉकिंग अबाउट प्री पाकिस्तान, जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसमें डेमोक्रेसी वन वाज वन ऑफ द पिलर्स। फिर पाकिस्तान कायम हुआ तो दैट हैज बीन डिबेट डिस्पाइट मिलिट्री इंटरवेंशंस के डेमोक्रेसी
जो है दैट हैज बीन दी and that will be the only form of governance in Pakistan. So there is a consensus and we must be believing कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के बाद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। अब किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है उसके ऊपर कंसेंसस है तो उसका डिलीवरेबल क्या है, उसका आउटकम्स क्या है। चाहे आप किंगशिप्स देख लें, चाहे आप कोई और देख लें, तो जो प्राइमरीली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका डिलीवरेबल, जो प्राइमरी डिलीवरेबल है वो गुड गवर्नेंस है। अब जो गुड गवर्नेंस के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो तवक्को की जाती है कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस हैं वो उस पर पूरा उतरेंगे या उस एंड को इंश्योर करेंगे। दुनिया में हो भी रहा है। आपका थोड़ा विजन ब्रॉड होना चाहिए कि आपने एक कंपार्टमेंट जो है ना आर्गुमेंट डेवलप नहीं करना। अगर आप चाइना में देख लें तो वन पार्टी सिस्टम है तो गुड गवर्नेंस हो रही है। इफ यू गो टू द गल्फ स्टेट्स तो वहाँ पे किंगशिप है, गुड गवर्नेंस हो रही है। इसके अलावा आप जो समाई कम्युनिस्ट रजीम्स है, ये सेंट्रलाइज्ड रजीम्स है। इवन इफ यू टॉक ऑफ ईस्टर्न यूरोप ऑफ और रशिया, यू विल हैविंग के वहाँ पे भी गुड गवर्नेंस है। फिर डेमोक्रेसीज में भी है, सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसीज में भी है, जो यूनिटी स्टेट्स की डेमोक्रेसीज है वहाँ पे भी है। तो जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है इट डज नॉट मीन कि ये जो है ये जो एंड्स हैं उनको इंश्योर करेगा। कौम के मिजाज के लिहाज से, रियासत की तरतीब के लिहाज से, एक प्लूरलिस्टिक अप्रोच के लिहाज से हम अपने फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस देखते हैं। अगर आप इस्लाम में भी देखें तो जाहिर है उसमें भी जो एक शुराई निज़ाम है दैट इज मोर क्लोज टू डेमोक्रेसी। तो अब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट। तो उसमें डेमोक्रेसी जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, वो ही हमारी एक बुनियाद है जिसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और जिसमें मेरे नहीं ख्याल में किसी किस्म की जो है वो रिफॉर्म की जरूरत है। अब आगे बढ़े। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अ थिंग, वी विल टॉक इट अगेन कि देयर इज अ कंसेंसस। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म की इस पहले स्टैंडर्ड पे जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट कि पाकिस्तान में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नेंस या मिक्स बैग। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने लिए जब निज़ाम बनाते हैं तो आप उसको उसमें जो है मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं उसकी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं या दोज आइडेंटिफाई विद द सोसाइटी। एक आपने चीज़ ये देखनी है जब आपने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करनी है तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे अहम चीज़ है कि जो भी रियासती निज़ाम है दे मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द सोसाइटी। तो जो सबसे बड़ी तंजीम है किसी भी कम्युनिटी के लिए वो उसकी सोसाइटी है और सोसाइटी के ऊपर ही दूसरे पॉलिटिकल तंजीमें इकट्ठी होंगी। उसको जब सबसे बड़ी तंजीम अगर एक मुआशरे को पॉलिटिकली रेगुलेट किया जाए तो वो रियासत है या इस तरह दूसरे इदारे हैं। इंस्टीट्यूशन मेकिंग का आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में वो तमाम इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे जो पब्लिक राइट से रिलेटेड हैं, जिसमें लेजिस्लेचर है, मुकन्ना है, एग्जेक्टिव है, दूसरे ऑफिस हैं। इसके ऊपर भी वी हैव ऑलरेडी डिबेटेड के पाकिस्तान में इशू पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ है। और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी को रोकने के जो इंटरेस्ट हैं उनको उनसे पार्लिमानी निज़ाम को भी बचाने की जरूरत है। पाकिस्तान में कभी भी पार्लिमानी निज़ाम उस तरीके से डिलीवर नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी के चैलेंजेस हैं, वेदर यू टॉक ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस और यू टॉक ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस, वो चैलेंजेस आते रहेंगे। जो मफादात हैं या इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के क्राइसिस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस हैं, दूसरे क्राइसिस हैं। एक बहुत पाकिस्तान में ये बात होती है कि इंटेंट जो है शायद हमारे इंटेंट नहीं है अपने इदारों को कायम करने के लिए, अपने इदारों की परफॉर्मेंस के लिए। यस, इंटेंट का भी इशू है, लेकिन व्हाट आई हैव सीन इन दीज 12 years ऑफ सर्विसेज, जो मैंने देखा है पाकिस्तान में इंटेंट के साथ कैपेसिटी के भी सीरियस इश्यूज हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी ही नहीं है। इफ यू टॉक ऑफ जुडिशरी, देयर माइट बी इंटेंट, देयर माइट नॉट बी इंटेंट इन सर्टेन केसेस, बट कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज हैं।
जो हमारी कैपेसिटी ही नहीं है हम जजमेंट्स लिख सकें या हम जुडिशियल डिसीजंस दे सकें। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जस्टिस, दैट इज अ ब्रॉडर टर्म। बट फिर आप अगर एग्जेक्टिव में आए, एग्जेक्टिव बहुत काम भी करती है, उनमें एग्जेक्टिव काम करना भी चाहती है। फिर देन अगेन कैपेसिटी के इश्यूज हैं, जनरलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है, जनरलाइज्ड हमारी सिविल सर्विसेज हैं। तो जो एक मॉडर्न ऑपरेशंस हैं उनकी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। अब आप लेजिस्लेचर को देख रहे हैं, मुकन्ना को देख रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है ही नहीं लॉ मेकिंग की ना। तो पाकिस्तान में व्हेन वी विल बी टॉकिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड के देयर आर इंटेंट इश्यूज, जिसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और शायद जो दुरुस्त भी है, और उसके साथ कैपेसिटी क्राइसिस भी बहुत ज्यादा है। तो वी हैव सेटल्ड टू थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हमने एक थीसिस लिखना है, या हमने एक कॉन्सेप्ट पेपर के बाद एक एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का एजेंडा देना है, और उसमें हमने सर्टन रिकमेंडेशंस देनी है। पाकिस्तान शुड हैव डेमोक्रेसी, पाकिस्तान शुड हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, अब हम जब जब हम हमारा ये कंसेंसस हो गया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो जो सबसे पहले रिफॉर्म के लिए हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर आएगा, वो ये है कि जो भी प्रोसीजर है, चाहे वो लेजिस्लेशन का है, चाहे इम्प्लीमेंटेशन का है, क्या वो पीपल्स विल ट्रांसलेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी में ये है कि चाहे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, चाहे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डज दैट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। अभी पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुआ है, तो अभी 8 फरवरी को, अब हम उसका एक टेस्ट केस लेते हैं। दैट वाज अ डेमोक्रेटिक एक्टिविटी। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं आपको दिखाऊं कि बता थोड़ा सा, मैं आई विल बी टेलिंग यू कि 5 बजे तक पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो बेहतरीन हुआ है। उसमें मैं सिर्फ इलेक्शन डे की बात कर रहा हूँ, उसमें एग्जेक्टिव ने भी अपना अच्छा रोल प्ले किया है, इलेक्टोरेट ने भी अच्छा रोल प्ले किया है, उसमें पुलिस का भी अच्छा रोल था। डिस्पाइट 2-3 इश्यूज के, इंटरनेट नहीं था या जो दूसरी चीजें नहीं थे, इट वाज अ स्मूथ सेलिंग एज फार एज वोटिंग प्रोसेसेस वर कंसर्न। अच्छा, 5 बजे तक हमने एक एक्टिविटी को एडमिनिस्ट्रेटिवली कामयाब किया, लेकिन बाद में जब उसके रिजल्ट्स आए, जिसके ऊपर जाहिर है बहुत से इश्यूज हैं, तो फिर हम उसको मैनेज उस तरीके से नहीं कर सके। तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग के एक हद तक वी हैव अ कैपेसिटी विद आवर ओन रूल्स, इलेक्शन लॉज हैं जिनके जरिए रेगुलेट हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का उसमें रोल था, फिर जाहिर है एग्जेक्टिव उसकी डिस्पोजल पे होती है, एग्जेक्टिव का रोल था, पूरी इंतजामिया का रोल था। पॉलिटिकल मैनेजमेंट को अगर आप उसको साइड पे कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिवली इट वाज अ सक्सेसफुल इलेक्शन। अब हम रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में, दुनिया में, पाकिस्तान में हम रिफॉर्म्स की इस तरह बात करते हैं कि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट सोसाइटीज, तो वो बहुत इसको सिंपल रखते हैं, अपने सिस्टम्स को बहुत सिंपल रखते हैं, और सिंप्लीफाई करना रिफॉर्म की बुनियादी जो एक कंडीशन है। Just simplify the legislation, simplify the administrative structures, and simplify the procedures and operations. अब जब पाकिस्तान में करते हैं, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो हमारी रियासत की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोज आर डिपेंडेंट टू द सोसाइटी, और सोसाइटी के इश्यूज हैं। हमें ये बात माननी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में सीरियस इश्यूज हैं। हमारी सोसाइटी में, एक आप एग्जांपल देख लें, हमारी सोसाइटी में अभी जो हमने लेजिस्लेटर्स मुंतखब किए हैं, तो अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हैं ऊपर, वो ओथ ले रहे हैं। ओथ ओथ की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें कि ये इवॉल्व कैसे हुआ था, और कैसे ह्यूमन कॉन्शियस को ओथ के ऊपर सरेंडर कर दिया गया था। तो हाउ कैन यू से कि आप ओथ ले रहे हैं, अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं। हमारे लिए फेथ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस सोसाइटी इन विच वी लिव। और उनको पता है कि वो जीते हुए नहीं है, आई नो कि वो नहीं जीते हुए, आई नो अ फ्यू ऑफ देम। तो वो ओथ ले रहे हैं। तो आपने ये भी देखना है कि जब हमने कोई चीज बेहतर करनी है, तो जो एक नेगेटिविटी ऑफ द सोसाइटीज है, जो गैप्स हैं, वो हमारी जो थॉट प्रोसेस है उस पर ज्यादा असर करते हैं, अगर हमने कोई गैप छोड़ दिया। जैसे अब देख लें कि जब हमने क्लासेस अभी यहाँ पे शुरू किए हैं, तो आई आई नेवर थॉट कैसे होगा। ओपन था सबके लिए, आप पार्टिसिपेट कर सकते थे इसमें, आप शेयरिंग भी कर सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे। तो एक दो जगह पे ऐसी चीजें आई कि इनसेंसिटिव चीजें शेयर हुई, तो सडनली जो हमारा पूरा थॉट प्रोसेस था वो चेंज हुआ। तो सबसे पहले हमने इसको सिक्योर किया।
अच्छा, ये ही पाकिस्तान का एक पूरा हमारी सोसाइटी का प्रोसेस में इश्यूज हैं। पाकिस्तान में भी है, बाहर भी है, दूसरी सोसाइटीज, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व देम, वो भी कोई इतनी अच्छी सोसाइटीज नहीं है, सोसाइटीज एक जैसी ही है। कमिंग बैक टू दी पॉइंट, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। अच्छा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में हमने जब कंसेंसस है कि डेमोक्रेसी, अब हम डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है, विल ऑफ द पीपल, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब क्या विल ऑफ द पीपल ट्रांसलेट होती है? क्या विल ऑफ द पीपल को ट्रांसलेट करने के लिए, एंड वी नो द चैलेंजेस, जो विल ऑफ द पीपल को चैलेंजेस हैं, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस हैं। वो ब्यूरोक्रेसी की जानिब से भी हैं, जुडिशरी की जानिब से भी है, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की जानिब से भी हैं। तो ऑन वन साइड यू सी द चैलेंजेस, एंड ऑन अदर साइड आपने रिफॉर्म्स करना है ताकि उन चैलेंजेस को किसी हद तक ठीक किया जा सके। जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को फंडामेंटल चैलेंज है ना, वो पावर का चैलेंज है। और पावर का इतना बड़ा चैलेंज है कि विद इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, आप कह लें, उसमें आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, उसमें एग्जेक्टिव की बात करें, जुडिशरी की बात करें, इफ दैट चैलेंज इज थ्रोन टू दीज इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस डज नॉट हैव इंटेंट और इवन कैपेसिटी टू काउंटर दैट। अब हम इसलिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर जब हम बात करेंगे तो वी 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 हैव अ लिमिटेशन टू टॉक, लेकिन स्टिल देयर आर ऑलवेज रूम जहाँ पे बेहतरी आ सकती है। अच्छा, अब जब व्हेन व्हेन वी टॉक ऑफ, जो मैंने आपके सामने भेजा था कि जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरनल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और पॉलिटिकल पार्टी मल्टाई पार्टी सिस्टम है। पाकिस्तान में मल्टाई पार्टी सिस्टम होना चाहिए, इट इज अ फेडरेशन। और व्हेन यू टॉक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो मल्टाई पार्टी आएगा। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा एक इशू है, एक एक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। apart from our political affiliations, we may be criticizing that COD, लेकिन वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट था कंसेंसस के लिहाज से कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे, मैनूवरिंग नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाएगी। पाकिस्तान में जो मैं समझता हूँ, जो पहली पॉलिटिकल रिफॉर्म है जो होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से आनी चाहिए, और व्हेन वी टॉक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट द पीपल, दे रिप्रेजेंट अस। तो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट विल बी डेमोक्रेटिक, दैट विल बी ट्रांसपेरेंट, एंड दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अनडेमोक्रेटिक इंटरवेंशन। फर्ज करें कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस डेवलप करती हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, विल ऑफ द पीपल को ट्रांसलेट करने के लिए हम यकजा हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में इलेक्शनिंग बेहतर नहीं होगी, डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, और फिर जाहिर है उसकी अकाउंटेबिलिटी लोग करते रहेंगे, जब टेन्योर किसी का भी खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा रोल है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं वो लेके आने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उनको अपने मैनिफेस्टो पे काम करना चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डू यू नो, आपने वोट कास्ट किया होगा अपनी पार्टीज को, पीटीआई को भी किया होगा, पीएमएलएन को भी किया होगा, पीपल्स पार्टी को भी किया होगा, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी किया होगा। इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, क्या आपने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैनिफेस्टो है वो स्लोगन्स के बढ़ के है? कुछ स्लोगन्स हैं जिसके ऊपर बहस होती है। अब आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स, गवर्नर रिफॉर्म्स, या प्रोडक्टिविटी के बारे में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, एक नेशनल ग्रोथ के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। जनरलाइज्ड बातें हैं, कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के थिंक टैंक नहीं है, उनके कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज हैं। ये इंटरनल इश्यूज तो उनके हैं, ज़ाहिर इवॉल्व होने से चीजें बेहतर होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में कंसेंसस चाहिए, हमने बात कर ली। एक मैं जो आपसे इंपॉर्टेंट बात करना हूँ करूंगा कि इफ यू आर अ डेमोक्रेट, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। ना पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेक्टिव रेगुलेट करे, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज को जुडिशरी करे।
जो मेरा व्हाट आई हैव माय पर्सनल फिलोसफी कि जो पीपल्स विल है उसको रेगुलेट सिर्फ लोगों को ही करना चाहिए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल रिफॉर्म होनी चाहिए, अगर आप आर्टिकल 62 देखें, 63 देखें, तो इट इज द पावर विद द जुडिशरी। अनफॉर्चुनेटली, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें, चाहे आप लेजिस्लेशन की बात करें, ये लेजिस्लेचर ने ही पावर्स अपनी सारी दूसरे इदारों को दी हैं ताकि वो मजबूत हो जाए। अब इन प्रिंसिपल जो है वो मैं समझता हूँ कि जो इलेक्टेबिलिटी है किसी भी कैंडिडेट की, दैट शुड ओनली बी डिटरमिन्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अभी जैसे नवाज शरीफ साहब आए वापस, तो काजी फायज ईसा साहब ने उनके ऊपर एक जजमेंट दी, और उनका वो जो एक इलेक्टेबिलिटी का था, वो बड़ी अच्छी जजमेंट थी, वो आपको पढ़नी भी चाहिए। प्रिंसिपली आई एग्री दैट दीज आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ही इलेक्ट करना है, और एक सर्टन पीरियड के लिए। और उन्होंने, उनके अलावा ये एग्जेक्टिव के पास, एग्जेक्टिव के किसी ऑफिस के पास या जुडिशरी के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो इलेक्टेबिलिटी को उसको इंक्रोच कर सके। इट इज द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। फिर लोग ये कहते हैं जी अगर उनमें कोई गैंगस्टर्स हैं, उसमें क्रिमिनल्स हैं, उसमें दूसरी चीजें हैं, तो लॉ है। अगर वो इफ समवन इज क्रिमिनल या उसने ऑफेंसेस कमिट किए हुए हैं, तो देन वी हैव अ सिस्टम, वो उसके तहत प्रोसीड होता रहे। लेकिन इलेक्टेबिलिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक एक डिजोरे पाकिस्तान में कॉनोटेशन है, फिर एक डिफेक्टो कॉनोटेशन है। क्योंकि जो when you talk of de facto or undemocratic forces, including bureaucracy and judiciary, they will always try कि जो political executive है या जो politician है वो उनके कलम के नीचे रहे। एंड और एक ये भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ हुआ है कि we just hate our politicians, बट आपको ब्यूरोक्रेसी तो रिप्रेजेंट नहीं करती ना, आपको जुडिशरी तो रिप्रेजेंट नहीं करती, आपको दूसरे इदारे तो रिप्रेजेंट नहीं करते, आपको तो पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंट करते हैं ना, आप उनको इलेक्ट करते हैं। अब वो इलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी फिर आपका ही प्राइमरीली आपका ही एक इशू है कि क्या आपकी जो एक वोट है वो ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है उसमें तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर मस्ट बी अ कंसेंसस बिटवीन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर डेमोक्रेसी, फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लेजिस्लेचर, द पॉलिटिशियंस, द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट मेक श्योर कि उनकी जो इलेक्टेबिलिटी है, that should only be determined by the people of Pakistan, not by executive or judiciary or any other executive office. अब आप ईसीपी की पावर्स देखें। ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस, एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें तो ईसीपी का एक ही काम है, इलेक्शन करवाना, वो भी फ्री एंड फेयर। इसके ज्यादा उसको उसका मैंडेट नहीं है, और उसके लिए रिसोर्सेज उसकी डिस्पोजल पे हैं, पूरी एग्जेक्टिव उसकी डिस्पोजल पे है। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल पावर्स हैं, अगर वो आप सारी प्रोविजंस देखें, जिसमें जो वो आपको देखना चाहिए, जो पार्ट 8 है उसका, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस किस तरीके से आएगा, टेक्नोक्रेट उसमें होगा, सिविल सर्वेंट होगा, या कोई जज रिटायर्ड होगा, वो बाद में हम बात करेंगे। ईसीपी पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट नहीं कर सकता। अब जैसे ईसीपी ने कैसे रेगुलेट किया है जी, ईसीपी ने, व्हेन वी टॉक ऑफ रिसेंटली, हाउ कैन ईसीपी टेक अवे द सिंबल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? वो नहीं ले सकता। और ये आप देखिए कैसा एक, कैसे गैप्स हैं लॉ के, जिसकी हम बात करेंगे। जो रिफॉर्म्स होना है इलेक्शन लॉज ने, इलेक्शन प्रोसीजर्स ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिफॉर्म करने की जरूरत है। देखिए, पार्टी बैन नहीं हो रही। ये ये पाकिस्तान में थोड़ा सा आपने जजमेंट्स भी देखा करनी है, पढ़ना भी है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बैन नहीं हुई, और उससे इंतखाबी निशान लिया जा रहा है। अच्छा, अब इशू क्या है? इशू ये है कि जो पार्टी है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवा सकती। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन की सूरत में सर्टन ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो ड्यू प्रोसेस से इलेक्ट नहीं हम मानते हैं, तो उसका जो एक लिमिटेड स्कोप है वो तो ऑर्गेनाइजर्स की हद तक है। और ज्यादा से ज्यादा उसका स्कोप ये था कि जी एक चेयरमैन है, या जो दूसरे लोग हैं, या जो तीसरे लोग हैं, वो ऑर्गेनाइजर्स पॉलिटिकल पार्टी के नहीं रह सकेंगे। एक ऑर्गेनाइजर्स की गलती की वजह से आप इलेक्टेबिलिटी या अवाम की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं ले सकते। इट मींस दैट वर्क्स अगेंस्ट द विल ऑफ,
और जब आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो पॉलिटिकल रिफॉर्म में द विल ऑफ द पीपल को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दैट, यस, गौहर खान इज नॉट अ चेयरमैन ऑफ पीटीआई, बट पीटीआई वोटर शुड हैव दिस राइट, मस्ट हैव दिस राइट, कि उसने वोट देना है तो वोट दे सके। अब हम इस ट्रेल को आगे लेके जाते हैं। अभी रिजर्व सीट्स की भी बात हुई। देखिए, आपने जो भी है मुंतखब कर दिया, आजाद मुंतखब हो गए, दूसरे तरीके से मुंतखब हो गए, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जो रिजर्व सीट्स हैं उस पार्टी को नहीं मिल रही, बल्कि वो दूसरी पार्टी को मिल रही हैं? इट मीन्स अगेन, डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेशन। तो जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है या जो उनके वोटर्स की रिप्रेजेंटेशन है, वो मैनूवर्ड हो गई है। तो हाउ कुड ईसीपी, एक ईसीपी जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दैट वर्क्स अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, तो फिर तो डेमोक्रेसी ना हुई। इट मीन्स कि द होल प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एक छोटा सा एग्जेक्टिव ऑफिस है, वो कि उसको एम्पावर करने की जरूरत है इन इट्स ओन डोमेन, वो उसको कर रहा है। और अगर आप कमिश्नर देखें उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल तैनाती को, वो 22वें स्केल का कोई सिविल सर्वेंट होगा, या वो कोई जज होगा, या कोई प्रोफेशनल होगा, आपने वो प्रोविजंस पढ़नी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें रिफॉर्म करने की, हमें अपने लॉस को रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमें अपने इदारों की पावर्स को करने की जरूरत है। प्राइमरली व्हाट आई बिलीव, ये सारी पावर्स लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए। जब तक लेजिस्लेचर इज द सुप्रीम, जो हमारी पॉलिटिकल रिफॉर्म में 7th पार्ट में आएगा, जब हम जाके उधर बात करेंगे। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं कि जी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को आपस में कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, और इम्पोर्टेंटली कि जितने भी लॉ रजीम्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट ना करें, फैसिलिटेट करें। एंड इफ देयर आर सर्टन इश्यूज, तो वो बड़ी सॉफ्ट किस्म की रेगुलेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि जी पूरी डेमोक्रेसी को, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसने रेगुलेट होना है अंडर सर्टन लॉस। अभी हम बिल्कुल आगाज में हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के। अभी तो हम अपने नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं। वी हैव चूजन डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ आवर गवर्नेंस, आवर पॉलिटिकल फिलॉसफी, एंड देन उसकी स्पिरिट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, उसको अब हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। तो अब उसके लिए मोड क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का इलेक्शन, और इलेक्शन पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पॉलिटिकल रिफॉर्म का बुनियादी एजेंडा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जहां से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स शुरू होती है। अच्छा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में भी हमें पता है कि वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जिसका काम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना है, और उसको इतना पावर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। आप ये देखेंगे कि हमारे जितने भी इदारे हैं उनको भी रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, हमारे एचआर को होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कैसे रिफॉर्म किया जाए, इसके ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल डिटेल में लिखा था। अगर आप इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम देखें, उसमें भी ये डिपेंड करता है एग्जेक्टिव के ऊपर या जुडिशरी के ऊपर। जाहिर इतने बड़ा एचआर उसका नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। बहुत रिडंडेंट किस्म का वर्क स्टाइल है, ऑब्सलीट किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है। दुनिया बहुत आगे चली गई है, दुनिया तो ईवीएम पे भी चली गई है। व्हाट आई परसीव के इन कमिंग डेज जो दोबारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो आ जाएगी। अब 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, 12 करोड़ 85 लाख के करीब वोटर्स हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी के जरिए इंगेज करना कोई मसला नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल, अगर आपने ओपिनियन लेनी हो, तो 12 करोड़ 13 करोड़ लोगों से थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, हम उनसे उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन को, दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ रेफॉर्मेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करेंगे, तो जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आप सबसे देखें कि तैनाती यहाँ पे ठीक होती है, यहाँ पे एचआर की डेवलपमेंट ठीक होती है, इसके रिसोर्सेज कैसे हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैसी हैं, इसके ऑपरेशंस कैसे हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है। और हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करेंगे, तो पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे रिफॉर्म करना है, हम उसकी भी बात करेंगे। ईसीपी ने रिफॉर्म्स होना है, और उसका पहला पहला क्या है जी? लॉ मेकिंग। क्या जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें रिफॉर्म्स होने की जरूरत है? क्या जो उससे डिराइव रूल्स है, इलेक्शन रूल 2017 के, उनको रिवाइज करने की जरूरत है? बिल्कुल रिवाइज करने की जरूरत है। अगर आप इलेक्शन एक्ट पढ़ेंगे और जो इलेक्शन रूल्स देखेंगे, और अगर अगर आप उसमें जो पावर देखें ना, पावर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हद तक होनी चाहिए। लेकिन जो पीपल्स विल है,
उस पे पावर्स इलेक्शन कमीशन की लेने की जरूरत है कि वो किसी लिहाज से ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये सादिक है, ये अमीन है, ये इस पार्टी को एक कलम के साथ आप पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। ये सारी पावर जो है दोबारा लेजिस्लेचर के पास जानी चाहिए, एंड इट इज द लेजिस्लेचर दैट इज ओनली वर्किंग ऑन या लिमिटिंग द विल ऑफ द पीपल, क्योंकि उनके पास ये लाइसेंस लोगों ने दिया हुआ है। लेजिस्लेचर के अलावा ये नहीं हो सकते। अब पाकिस्तान में इलेक्शन क्यों नहीं साफ हुए, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्रिटिक्स ये कहते हैं। तो अगर उसकी पावर्स ना होती और वो पावर सारी मुकन्ना के पास होती, लोगों के पास होती, तो फिर ज्यादा बेहतर हो सकता है। जब ऑफिस स्ट्रांग होते हैं तो जो डिफेक्टिव पावर्स हैं, जब एग्जेक्टिव स्ट्रांग होगी, जुडिशरी स्ट्रांग होगी, तो फिर मीन्स के अगर पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिशियन को नाअहल करवाना हो तो 63 लग सकता है उसके ऊपर। पॉलिटिकल पार्टी बैन हो सकती है, इलेक्शन कमीशन से करवाया जा सकता है, किसी और तरीके से करवाया जा सकता है, पुलिस के जरिए एफआईआर पे दी जा सकती है, फिर उसको निकाला जा सकता है। तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि जो विल ऑफ द पीपल है, द राइट टू रिप्रेजेंट पीपल है, उसमें एग्जेक्टिव और जुडिशरी के रोल को लिमिट करने की जरूरत है। दिस शुड बी द प्राइमरी पॉलिटिकल रिफॉर्म इन पाकिस्तान। अच्छा, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम जब बात करते हैं कि अभी भी आप देखें कि जो हमारी इलेक्टोरल लिस्ट हैं उनके बड़े सीरियस इश्यूज होते हैं, कैपेसिटी नहीं है। एक वोट एक जगह पे है, दूसरा वोट किसी जगह पे, एक फैमिली के मुख्तलिफ वोट्स हैं। फिर पाकिस्तान में जो टर्न आउट है वो 40 से 50% के दरमियान रहता है। अब आप अगर ये देखें कि 95,000 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे इस दफा इलेक्शन कमीशन ने। अगर सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक 95,000 पोलिंग स्टेशन के ऊपर पूरी पोलिंग हो, मीन्स के एक पोलिंग स्टेशन पे 1200-1300 से लेके 2200-2300 तक वोट्स थे इस दफा। तो सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है वो 6 करोड़ से ज्यादा वोट कास्ट करवा सके। हमारे सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है कि वो 50% से ऊपर इलेक्शन का टर्न आउट ले जाए। फर्ज करें कि अगर 70% टर्न आउट आता है पाकिस्तान का, जो होना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। तो हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हमारी पोलिंग स्कीम उस लिहाज से बनती है, हमारे लॉज उस लिहाज से हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, तो उससे सीरियस इश्यूज हैं। तो इलेक्टरल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। पीछे लेजिस्लेशन हुई थी ईवीएम की, उसकी प्रोजेक्टिंग हो सकती थी, प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते थे, पायलटिंग भी उसकी हो सकती थी। ईवीएम इज अ वे फॉरवर्ड आई थिंक। पाकिस्तान में टर्नआउट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, आप देखिए पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन वोट नहीं देते, ओवरसीज वोट नहीं देते, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी रिसर्च में ये सजेस्ट किया था कि अभी देखें, आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके ऊपर आपका वोट बनता है। ये परमानेंट एड्रेस की बजाय ये जो आपका आरजी पता है उसके ऊपर बनना चाहिए। या इलेक्शन कमीशन को, अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, अगर 2 3 4 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो ही मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान में माइग्रेशन है, पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग गांव से शहर, शहर से बड़े शहर की जानिब जा रहे हैं, बहुत ज्यादा माइग्रेशन है। पाकिस्तान में वोट कम होने की बुनियादी वजह माइग्रेशन है। अगर उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज देखें देखें फिर एक शहरों से दूसरी शहरों तक, इसमें बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है, इलेक्टोरल लॉज को इस तरीके से रिफॉर्म करें कि जो हमारा टर्न आउट है वो 70% उसको क्रॉस करना चाहिए। 50% डज नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, द होल कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, और वो एटलीस्ट 70-80% तक जाना चाहिए, जैसे दुनिया की डेमोक्रेसीज में जाता है। तो दीज आर दी सीरियस इश्यूज। इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म हो, उसके लॉज रिफॉर्म हो, उसकी जो लिमिटेशन वो बहुत ज्यादा है, द बेसिक फिलोसफी पीपल्स विल, उस पे किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाए इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन लॉस ईज आउट किए जाएं। रिफॉर्म्स की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, कॉम्प्लेक्स चीजें हम करते हैं कि जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी बेहतर होगी। कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल सी चीजें हैं कि आपने उसको सिंप्लीफाई रखना है। सिंप्लीफाई करें, उसके लॉ सिंप्लीफाई करें, उसकी इंतजामी साख्तें सिंप्लीफाई करें, कोऑर्डिनेशन सिंप्लीफाई करें। अगर हमारे इदारे सिंप्लीफाई होंगे, उनके ऑपरेशन सिंप्लीफाई होंगे, बेसिकली तो अभी हम वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल
रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ वेरी सिंपल, आप कह लें आइडिया, कि एवरी पर्सन शुड गो एंड वोट इंडिपेंडेंटली। इलेक्शन कमीशन के लॉज इस तरह होने चाहिए कि लोग इंडिपेंडेंटली वोट कास्ट करें। उसमें ज़ाहिर इतना पॉलिटिकल रेगुलेशन नहीं हो सकती, बेसिकली दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन द सोशल इश्यूज। सोसाइटी में जितनी इंडिपेंडेंस होगी, अब हुई भी है। अभी आपने इलेक्शंस देखे होंगे जो 1985 में एक कल्चर ऑफ इलेक्टेबल्स शुरू हुआ था, वो इलेक्टेबल खत्म हुआ है इस इलेक्शन में। वी हैव सीन इलेक्टेबल्स लूजिंग। अब हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की फाउंडेशन की बात कर ली कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और उसके जो लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उसके ऊपर उनकी हो। अब हम आगे बात करते हैं। अब प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस की तरफ बात कर रहे हैं। अभी हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ नहीं जा रहे कि कौन क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वाई। क्वेश्चन है ना कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और क्या उन रिफॉर्म्स के बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गुड गवर्नेंस के, सर्विस डिलीवरी के, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के, और जो पीपल्स अकाउंटेबिलिटी है, वो होगी या नहीं होगी। ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं जी गवर्नेंस के तीन प्राइमरी इश्यूज को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिहाज से। सबसे पहले लेजिस्लेचर है, मुकन्ना है। दूसरे नंबर पे एग्जेक्टिव है, और फिर जुडिशरी है। अब अब हम अब हम मुंतखब क्या करते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में, कि अगर हम फाउंडेशन की बात करें, क्योंकि मेरे नज़दीक जो है वो फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इज द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटर्स की जब तक क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, वी विल नॉट बी हैविंग गुड पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि दिस इज द लेजिस्लेचर दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी उन्होंने करनी है। अब लेजिस्लेचर की पावर देखें, पाकिस्तान में जुडिशरी का डिजाइन कौन डिटरमिन करेगा? डेफिनेटली पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी। वो पावर्स दे दे उसको, पावर्स ले ले, पावर्स छोड़े। और मैं कभी कभी आई हैव आस्क्ड मैनी लेजिस्लेटर्स कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर आप लॉ देखें, तो ये पावर्स अदलिया को किसने दी हैं? पार्लियामेंट ने दी हैं, लेजिस्लेचर ने दी हैं। अगर आप प्रोविंशियल असेंबलीज की बात करें, उन्होंने उन्होंने भी दी हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को यही नहीं पता कि उन्होंने अपनी इनहेरेंट पावर्स भी या तो जुडिशरी को दी हुई हैं, या पुलिस को दी हुई हैं, या फिर वो इंतजामिया को दी हुई हैं। और आप देखते हैं कि ये इंतजामिया से भी मार खाते हैं, ये पुलिस से भी मार खाते हैं, ये अदलिया से भी मार खाते हैं, ये सबसे मार खाते हैं। और बेसिकली पावर्स इनकी होती हैं। लेजिस्लेचर जो है वो तो लॉ मेकिंग बॉडी है, और पावर्स जो है वो डिटरमिन लॉ से होती है। वो जैसे मर्जी लॉ, उसको लॉज ऐसे बनाने चाहिए जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम हो। अब ये कैसे हो सकता है कि असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, पुलिस है, जुडिशरी है, दूसरे इदारे हैं, वो लोगों को एक कॉलोनियल वे से देखें, या उनके जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं उसको पूरे ना करें। तो इट मीन्स कि जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके सीरियस इश्यूज हैं। अब मैंने इसके ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा था कि जैसे व्हेन व्हेन वी टॉक ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, व्हेन वी टॉक ऑफ स्पेशलाइज्ड civil services, specialized police, even specialized judiciary. तो why not specialized legislatures? लेजिस्लेटर्स। हमने इससे पहले भी बात की कि क्या अब हम इसको थोड़ा रियलिस्टिक देखते हैं कि अब अगर जो अब मुंतखब होके आए हैं, चार सूबाई हुकूमतें और एक जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, जो हमारा सॉरी फेडरल लेजिस्लेचर है, जो सूबाई मुकन्ना है और जो फेडरल हमारी वफाकी मुकन्ना है, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में एग्जेक्टिव उसने पैदा करनी है। क्या उनके पास एग्जेक्टिव है? क्या केपीके के पास एग्जेक्टिव है? उनके पास 15 से 20 एग्जेक्टिव के मिनिस्टर मटेरियल्स हैं जिनकी कैपेसिटी ब्यूरोक्रेसी से सिस्टम से ज्यादा हो। ऐसे ही पीएमएलएन देख लें, ऐसे ही पीपल्स पार्टी 2 सूबों में है, ऐसे ही एक जो कोलिशन है, तो आप देखेंगे नहीं है। अब लेजिस्लेचर का काम लॉ मेकिंग है। अब देखें, एज ए सिविल सर्वेंट आई हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय लेजिस्लेटर्स, और अदालत ने उसकी तशरीह करनी है। तो सिविल सर्वेंट लाइक होना चाहिए, जज लाइक होना चाहिए, कि लॉ मेकर लाइक होना चाहिए? लॉ मेकर लाइक होना चाहिए। तो क्या हमारा लॉ मेकर लाइक है लेजिस्लेशन के लिहाज से? हम तो लेजिस्लेटर्स मुंतखब ही नहीं करते, हम तो वो म्यूनिसिपल सर्विसेज पे लोग करते हैं। जब उनको लॉ मेकिंग का पता ही नहीं है, उनकी क्रीडेंशियल्स ही नहीं है, उनकी कैपेसिटी ही नहीं है,
तो फिर हमारा पॉलिटिकल जो है पूरा सिस्टम वो तो नहीं चलेगा। तो क्या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म में बुनियादी तौर पे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी कैपेसिटी बेहतर होनी चाहिए? मुशर्रफ के दौर में आपको पता होगा बीए की डिग्री थी। अच्छा, बीए की डिग्री एक और लिहाज से था, उससे बेहतर था कि उनकी कैपेसिटी होती कि वो लेजिस्लेट कर सकते। फिर उन्होंने एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल करना है, पार्लियामानी निज़ाम में एग्जेक्टिव को उन्होंने अकाउंटेबल करना है। तो उनकी एग्जेक्टिव से भी ज्यादा एबिलिटी होनी चाहिए। बेसिकली दे मस्ट हैव द एबिलिटी टू लेजिस्लेट। आप किसी भी एमएन एमपीओ को मिले, उनसे पूछे, उनसे कहें कि इफ यू मीट एन एमपीए और उन्हें कहें कि हेल्थ सिस्टम की कोई अच्छी सी लेजिस्लेशन करके दिखाएं या उनके बारे में बताएं, तो आपको शायद पंजाब असेंबली में दो तीन एमपीएस के अलावा कोई एमपीए नहीं मिलेगा। इट मीन्स के दिस इज द प्राइमरी विद द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान के हमारे पास लेजिस्लेटर्स। देखिए, सिविल सर्विसेज हैं, जैसे भी उनके निज़ाम है, उनके पेपर्स होते हैं, फिर ट्रेनिंग्स होती हैं। जुडिशरी है, उनके पेपर्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। अब जो लॉ मेकर है, जिसका एक साइड इम्प्लीमेंटेशन है, एक साइड इंटरप्रिटेशन है, दे हैव देयर कैपेसिटी, बट लॉ मेकर डज नॉट हैव द कैपेसिटी। दीज आर द इश्यूज व्हाट आई बिलीव। इसमें आप देख सकते हैं, फिर जब वो दोबारा हुकूमत आई तो खोसा साहब जो थे सीनियर मिनिस्टर पंजाब के, वो मैट्रिक थे शायद, तो बीए की डिग्री में उनका बड़ा एक रोल था। तो उस वक्त ये हुआ था कि नहीं, उस वक्त उन्होंने कहा था इट्स विल ऑफ द पीपल को वो जिसको वोट दें। तो फिर आप डिग्री लगा के रेगुलेट नहीं कर सकते। डिग्री लगा के रेगुलेट किया जा सकता है। मेरे ख्याल में लेजिस्लेटर्स जो हैं वो एक सर्टन कैपेसिटी से गुजरे, और जो पास हों दे शुड गो टू द पीपल फॉर लेजिस्लेशन। अच्छा, इसमें अब लेजिस्लेटर्स की तो हमने बात कर ली कि दे मस्ट हैव द कैपेसिटी टू लेजिस्लेट या स्पेशलाइज हो। अब अगर आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात करें, तो एक ये भी, मैंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर एक थीसिस लिखा था, एक पेपर लिखा था, तो उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान में 5 साल की बजाय जो ड्यूरेशन है वो 4 साल होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान का अगर आप पॉलिटिकल सीन देखें, चार, क्योंकि हमारा टेम्परामेंट ऐसा है कि जो 5वां साल होता है वो कॉन्स्पिरेसी का ये होता है। तो अगर ये 4 साल होगी और रिपीट होते रहेंगे इलेक्शन, इलेक्शन में कोई मसला नहीं है, साल में हो, 2 में हो, 3 में हो। ये मेरा एक एनालिसिस है। इट्स अ पॉजिटिव एक्टिविटी। इलेक्शन से डरना नहीं चाहिए, और जितने ज्यादा इलेक्शंस होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को भी, इवन जो प्रेजेंट मैस है, व्हाट आई बिलीव कि पाकिस्तान शुड गो फॉर न्यू इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मुराद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें कि आपने फिर लेजिस्लेटर्स मुंतखब कर लिए, अब जो लेजिस्लेटर्स है ना, लेजिस्लेशन ज़ाहिर है उन्होंने करनी है, और जो लेजिस्लेचर है मुकन्ना है, उसको सुप्रीम होना चाहिए। लेजिस्लेटर्स की जो इलेक्टेबिलिटी है ना, जो मेरी एक बुनियादी बुनियादी मेरा रिफॉर्म एजेंडा है, दैट शुड नॉट बी टेकन अवे इधर बाय एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो व्हाट आई वुड बी डूइंग, जो 62 और 63 है आइन का आर्टिकल, आई डोंट थिंक इट शुड बी देयर। लेट पीपल डिसाइड, क्योंकि रिकरेंस है, इलेक्शन होंगे, बाद में होंगे, और फर्ज करेंगे, मतलब पीपल टॉक नेगेटिवली, दे डोंट टॉक पॉजिटिवली कि जी पॉलिटिशियंस अच्छे भी हो सकते हैं। फर्ज करें वो क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने ऑफेंसेस किए हैं, उन्होंने दूसरी चीज की हैं, तो लॉ तो है, लॉ के जरिए उनको प्रोसीड करें। अगर लॉ को उनके जरिए प्रोसीड कर दिया जाएगा, तो फिर वो जाहिर है लॉ तो अपना एक्शन लेगा, बट हमें ये भी देखना चाहिए अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो फिर रिप्रेजेंट करता है पूरे पाकिस्तान को। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी हमें ये भी देखना चाहिए कि फिर एग्जेक्टिव का पार्ट क्या है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ना, ये मेरा एक पॉलिटिकल रिफॉर्म का एजेंडा है। पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है कि हमने एग्जेक्टिव को जो है ना वो पीपल्स विल, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन पे असरअंदाज नहीं कर देना। अभी आप देख रहे हैं, दे आर सो पावरफुल, द आरओज आर सो पावरफुल, द इलेक्शन कमीशन इज सो पावरफुल, कि आपकी जो पीपल्स विल है उनको उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया है, मैनिपुलेट किया है। एग्जेक्टिव का काम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन करे, इसमें सबसे ज्यादा कसूर पॉलिटिकल पार्टीज का है। अच्छा, अब पाकिस्तान में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ना, उसके अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस देखें, या दूसरे ऑफिस है, मतलब चेयरमैन नैब देख लें, आप एंटी करप्शन के दूसरे ऑफिस देख लें, उसमें भी ये रिटायर्ड किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी प्रोक्रेट को लगा देते हैं। वो एक जो बंदा उनके ऊपर बैठा होता है, चाहे वो डीजी नैब हो, चाहे वो एंटी करप्शन हो, एफआईए हो, जो भी इदारे हैं,
वो हर वक्त अपने दीवार के, अपने दरवाजे के आगे ना पॉलिटिशियन को खड़ा करता है। जब पॉलिटिशियन खड़ा करता है मुझे जाती तौर पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियन जो है ही रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। और फिर हमारी भी इमेज बिल्डिंग ऐसे की गई है कि जो हमारे नजदीक जो विलन है वो पॉलिटिशियन है। मसलन मेरा नुमाइंदा वो मेरे नजदीक विलन है, और जो दूसरे कंपैरेटिवली शायद हीरोज नहीं है, जो दूसरे एग्जेक्टिव ऑफिस के लोग हैं, उनको हम समझते हैं। दुनिया में कोई भी निजाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर आके आप नहीं चला सकते। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट एट फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट लेवल। पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो पीपल एम्पावरमेंट के बगैर तो मुल्क आगे नहीं चलता। अब ये कहना कि जी जो एमपीए है, एमएनए है, लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, वो करप्ट है, वो नालायक है, तो अब ये तो बात ना हुई। आई पर्सनली नो कि शायद पाकिस्तान में पॉलिटिशियन सबसे कम करप्ट है। जितने ब्रोक्रेसी में करप्शन है या बाकी जगहों पे करप्शन है, जो इवन कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ करप्शन। और जो दूसरी चीजें आई वुड नॉट बी टॉकिंग। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में लेजिस्लेचर को मजबूत करने की जरूरत है। और जो लेजिस्लेचर की इलेक्टेबिलिटी है उसमें एग्जेक्टिव और जुडिशरी को नहीं आना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए। एग्जेक्टिव को उस लिहाज से रिफ्रेम करना चाहिए, और ऐसे ही जुडिशरी को करना चाहिए। उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बगैर पूरा जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो नहीं चल सकता। और जो दूसरे एक जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे सेपरेशन ऑफ पावर्स को छोड़ के एग्जेक्टिव और जो लेजिस्लेचर है उसके मामलात में दखल अंदाजी है, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। पीपल मस्ट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और उनके पास ही ये राइट होना चाहिए कि वो उसको इलेक्ट ना करें। अच्छा, अब हमने ये थोड़े से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के प्रोसीजर्स देख लिए। एंड और हमने पूरे एक साइकिल की बात की कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हम अपने जो फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी है, पीपल्स विल, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या क्या रिफॉर्म्स करनी चाहिए, क्या क्या बेहतरी करनी चाहिए। उसके मुतलका इदारों को रिफॉर्म्स करने की कैसे बेहतरी करनी चाहिए, कैसे आगे करनी चाहिए। और हमारे रिफॉर्म एजेंडा में ये चीज़ भी शामिल है कि लेजिस्लेचर शुड बी द सुप्रीम बॉडी। अच्छा, अब कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके लिए हम हमें रिफॉर्म्स के लिए जाना चाहिए? अब गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जब आपने करनी है, अब आपने इसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है। पॉलिटिकल रिफॉर्म मैं तब करूंगा अगर उससे गुड गवर्नेंस होगी बेहतर। अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगी तो मैं तो नहीं करूंगा, या हम तो नहीं करेंगे, या पब्लिक तो नहीं करेगी, या तो कोई, व्हाई शुड वी डूइंग दिस प्रोसेस? तो हम हमें पता है कि गुड गवर्नेंस के इश्यूज है, जिसकी वजह एक पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा। तो हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम के जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसके एग्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, लेजिस्लेटिव स्टैंडर्ड्स हैं, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स हैं, पार्टिसिपेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स हैं, उनको रिफॉर्म करना है। उनको लॉज के जरिए रिफॉर्म करना है, इम्प्लीमेंटेशन के जरिए रिफॉर्म करना है, अवेयरनेस के जरिए रिफॉर्म्स करना है। तो जब आपने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करनी है, जब आप इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो दैट मस्ट कोरिलेट टू गुड गवर्नेंस। फिर इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, सर्विस डिलीवरी, कि एक ऐसा आपने पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया है जिसमें अवाम की रिप्रेजेंटेशन है, दैट represents the will of the people, that ensures good governance, that ensures fundamental rights, that raises the standards of public life, जहाँ पे इकोनॉमी बेहतर होती है, जहाँ पे आपकी जो पब्लिक लाइफ है वो बेहतर होती है, और जो सोसाइटी है, सोसाइटी की नॉर्म्स जो हैं, वैल्यूज हैं, वो भी बेहतर से बेहतर होती हैं। और जो पीपल्स विल है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वो उसको अच्छा होती है। पीपल्स विल जो है वो बेहतर तरीके से ट्रांसलेट होती है। अच्छा, अब बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो एक बेसिकली अवेयरनेस की क्लास है। अब आपने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख लिया, एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिख लिया आपने, उसमें रिकमेंडेशंस लिख ली हैं कि जी उसमें इदारों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसमें पीपल्स विल को ट्रांसलेट करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी की, लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, मुख्तलिफ इदारे अपने हदूद में रह के काम करें, और जो सुप्रीम विल है वो डोमिनेट रहे। और इस तरीके से जो मेजर करते हैं हम पीपल्स विल, उसको हम ट्रांसलेट करके असम्बलियों में ले आते हैं, और वो फंक्शंस करते हैं फॉर गुड गवर्नेंस, फॉर ग्रेटर पब्लिक्स विल। हमारे बुनियादी इश्यूज की भी बात होगी, वो प्रिंसिपल्स की भी बात होगी जिसके ऊपर पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होनी चाहिए।
और उसकी हमने डिस्पेंसेशंस भी डिफरेंट दे दी, डिफरेंट रजीम्स भी बना ली कि ये रिफॉर्म्स होंगी तो शायद जो इम्पेरेटिव्स हैं, फंडामेंटल्स हैं डेमोक्रेसी के, पॉलिटिकल सिस्टम के, वो बेहतर होंगे। पावर लाइज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पॉलिटिकल रिफॉर्म की अब मैं आखिरी बात करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पावर रिफॉर्म। मेरे ख्याल में जब तक पावर रिफॉर्म नहीं होगी, और पावर रिफॉर्म क्या है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो पावर है वो लोगों के पास होनी चाहिए, और नुमाइंदों को मुंतखब करने का हक सिर्फ और सिर्फ लोगों का है, और फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी करने का हक भी लोगों का है। अगर ये प्रोसेस बार बार करवाया जाए, बार बार पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होती, अगर हमारे भी 15 इलेक्शन जो हैं वो एक टाइम से होते, 4 साल की अगर मुद्दत होती, लेजिस्लेटर्स की क्वालिटी अच्छी होती, तो हमारा शायद पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आता। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। ये हमारी पूरी बहस करने का मकसद ये था कि एक ऐसा निज़ाम रिफॉर्म किया जाए जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अब जब हम पाकिस्तान में ये सारा एक निज़ाम कायम करते हैं, हमने जी चले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कर ली, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस दे दी, प्रोटेक्शन दे दी, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बड़ी अच्छी लेजिस्लेशंस कर ली, तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सर्टन चैलेंजेस हैं, और वो सर्टन चैलेंजेस अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस से हैं, अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से हैं, अनडेमोक्रेटिक एक हमारा पूरी गवर्नेंस की स्कीम है उससे हैं, हर उस फोर्स से हैं जो इलेक्टेबिलिटी नहीं रखती। अब ये किस सूरत में मुमकिन है कि पाकिस्तान में रिफॉर्म, या रिफॉर्म से पहले भी एक जाहिर एक सिस्टम तो मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा सके। अच्छा, ये भी उस वक्त तक नहीं हो सकेगी जब तक लोग नहीं जाएंगे। तो ये आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा हमने रिफॉर्म पैकेज बना लिया, बड़ी अच्छी हमने उसकी डाइसेक्शन कर ली, हमने उसको कवर्स कर दिए, हमने जितने भी उसके लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरे गैप्स हैं वो भी पूरे कर लिए। कैन इट बी डन? तो 1 स्टेप फॉरवर्ड 10 स्टेप्स बैक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का हालात है। ये उसी सूरत में पाकिस्तान में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज और उनके पीछे जो अवाम है वो मिल के एक कंसेंसस या डिसाइड ना करें कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर गुड गवर्नेंस, फॉर सर्विस डिलीवरी एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल, इन बुनियादी असूलों के ऊपर हम इनको खड़ी नहीं करते। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स फिर एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसकी कोरिलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सोसाइटी के साथ ज़रूरी हैं, फिर मुख्तलिफ पाकिस्तान में एथनिसिटीज़ हैं उनके साथ कोरिलेशन ज़रूरी है, तो जो इसके डिफरेंट सोशो कल्चरल चैलेंजेस हैं उनके साथ भी हैं। अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक फोर्सेस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान इफ दे डिसाइड एंड इफ दे वर्क, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बेहतर हो सकती है। अभी तो डेमोक्रेसी का हाल नहीं, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बेहतर होगी। चलें जी, अब हम अपना क्वेश्चन और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। एनीवन, अगर कोई आप में से पूछना चाहे क्वेश्चन। जी हसीब, अमार आप जरा बात करें, अमार बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमेशा एक और जो चीज़ प्रेलिवेंट डिस्कोर्स डिस्कस किया जाता है पाकिस्तान में वो ये है कि नेपोटिज्म का, कि एक के बाद दूसरे की वो आ रही है, दो पार्टीज यहाँ, तो वो ओवरलैप करती रहती हैं, बार बार आती रहती हैं। तो इसका सबसे बुनियादी जो मसला है वो ये भी देखा गया है कि ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो सिस्टम है ये बहुत इंकरेज करता है टू पार्टी सिस्टम को, इंटरनेशनली भी देखा गया है। तो इजंट इट द हाई टाइम कि हम अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी लाएं, और ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो कंडक्ट होता है एफपीटीपी के थ्रू, इसको सेमी प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रोपोर्शनल या फिर प्रोपोर्शनल की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि इसमें ये होगा, ये जो पार्टी टू पार्टी सिस्टम है इसका चेन ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से जो शॉर्टर पार्टीज है, माइनॉरिटीज की पार्टीज है, उनको ऊपर आने का मौका मिलेगा, और यही तो डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जैसे लिंगन ने कहा था। व्हाट डू यू सजेस्ट? थैंक आप यू। आप आपने आपने एक एक सजेशन दी है कि अगर ऐसे हो तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स बेहतर हो सकते हैं। अब ये जो आपकी बात है, इसको सर्टन चैलेंजेस आएंगे, और उन चैलेंजेस को केटर हम कैसे कर सकते हैं अवाम की ताकत के साथ। जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ कंक्लूड किया था, इसके ऊपर बहुत बहस हुई है। डेमोक्रेटिकली
जब तक अवाम खुद नहीं चाहेगी कोई भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हम अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना जो हमने तैयार किया हुआ है, वो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब उसके 280 आर्टिकल्स हैं, वो 280 आर्टिकल्स इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। उसके नीचे फिर लेजिस्लेशन कैसे इम्प्लीमेंट होगी, रिफॉर्म्स पैकेजेस कैसे होंगे। यार हमारी जनरल डिबेट है, हमारी इस डिबेट का मकसद भी अवेयरनेस देना है। और 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 एक जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो कायम रखना है कि जो हमारी विल है, जो हमारा राइट टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो डिनाई नहीं होगा। जैसे अभी इलेक्शन हुए हैं तो शायद बहुत से लोगों का ख्याल है और ठीक ख्याल है कि जो पीपल्स विल है वो रिप्रेजेंट नहीं हुई। तो अभी क्या दोबारा इलेक्शन होते हैं तो फिर वोट देंगे? मैं तो शायद वोट दूं, आप भी वोट देंगे। तो अब देखें, अब सिस्टम की जो डिफेक्टिव फोर्सेस हैं वो देखेंगे कि वोट नहीं देंगे, तो वो बड़ी आसानी से, अभी जिमनी इलेक्शंस भी हो रहे हैं, वो मैनूवर कर लेंगे। तो हम अपनी डेमोक्रेसी के उस हिस्से पे चले जा चुके हैं वेयर पीपल विल डिसाइड कि डेमोक्रेसी को लेके उन्होंने क्या करना है। और वो लोग प्रेशर डाल के अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जैसे पीएमएलएन के ऊपर अभी प्रेशर आया है बहुत ज्यादा, ये दूसरी पार्टीज को आया, और उनके अंदर शायद ये एहसास भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज अवाम के बगैर नहीं चल सकती। तो इसमें जो हमारी डिस्कशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज को ये रियलाइज करवाने की जरूरत है कि दे शुड रेज एंड इम्प्लीमेंट दी स्टैंडर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। जी हुसैन, आप बात कर लें, फिर असीब आपसे भी बात। जी हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मैं ऑडिबल? जी जी जी, आप को मैं सुन रहा हूँ, बात करें। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो जो अवाम है वो सबसे ज्यादा ए पॉलिटिकल, पार्टीज में सबसे पहले रिफॉर्म है। इन पार्टी जो रिफॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बिल्कुल है ही नहीं। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फोर्स है वो तकरीबन 3-4 हजार लोगों पे मुश्तमिल है, जो कि बिल्कुल। दुनिया में सबसे कम है। बाकी जगहों पे कम से कम जो है वो कम से कम 8 हजार या इससे ऊपर या 30,000 तक जो है वो पॉलिटिकल फोर्स है। और दूसरी बात, जो एक पॉइंट है, लोग जब अवेयर होंगे, एक पॉलिटिकल उसमें आएंगे, पॉलिटिक्स ये वो जो लोअर कैडर की जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उसके थ्रू बनेंगे, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं उसका कॉन्सेप्ट। तो ये दो पॉइंट है कि लोकल बॉडीज और विद इन जो रिफॉर्म्स है पॉलिटिकल पार्टीज में, जो पॉलिटिकल पार्टी में जो इलेक्शन होंगे उससे जो है लोग पॉलिटिकल बनेंगे, और इससे टर्न आउट भी बेहतर होगा, वगैरह वगैरह जो आपने सारी बातें की है। शायद इस ये भी बात की है आपने, लेकिन ये दो मेरे पॉइंट है कि इसकी वजह से जो है रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो कई दफा मेरी पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन हुई है। अगर पाकिस्तान में फेडरली अगर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है तो आपको कितने मेंबर्स चाहिए? पंजाब की बात करें, केपीके की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात करें, तो आपको एट लीस्ट, अगर आप डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट मॉडल्स ले लें कि चलें यूनियन काउंसिल की हद तक हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे और यूनियन काउंसिल में हमारे 4 5 6 बंदे होंगे, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को एटलीस्ट 1 लाख बुनियादी वर्कर चाहिए यूनियन काउंसिल या वार्ड की सतह तक या काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म होने के लिए, और वो किसी पार्टी के पास नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टेबल्स के जरिए ग्रास रूट पे या कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या होती हैं जी, ऑर्गेनाइज होती हैं। अगर वो इलेक्टेबल उनको छोड़ जाए तो पीछे पार्टी का कुछ नहीं होता। बहुत हम हमने पॉलिटिशियंस को कहा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है या जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, उसमें अगर आपका डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टी को। अब वो एमएनए आता है, वो खुद रिप्रेजेंट करता है, वो पार्टीज के फंड्स भी लगाता है, फिर अगले दिन पार्टी छोड़ जाता है। तो जो पार्टीज तो ऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं। बल्कि आपने शायद ज्यादा नंबर बताया, मेरे ख्याल में तो इनके इतने नंबर भी नहीं है, क्योंकि जो इनसे इलेक्शंस लड़ते हैं इलेक्टेबल्स, वो इनकी पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स एज सच नहीं होते हैं। और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, जिसके ऊपर मैंने जो मेरे थीसिस का भी बुनियादी हिस्सा है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। और ज़ाहिर है, दो नर्सरी हैं ना, कॉलेज में पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स है, फिर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा फिर लोकल गवर्नमेंट है जिससे आगे आ नहीं सकती। पार्टीज में अगर डेमोक्रेसी होगी, मजबूत होंगी, तो फिर डेफिनेटली जो डिफेक्टो फोर्सेस हैं वो इतने ज्यादा असरअंदाज नहीं हो सकते।
आपका पॉइंट बिल्कुल रेलेवेंट है। जी हसीब। अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हसीब। सर ये जितने आपने पॉइंट मतलब बताए हैं, पॉइंट अलग अलग, मैंने सब पे सर डिफरेंट मेरी दिए हैं, तो मेरी थोड़ी ओपिनियन है, तो सर जी 2 मिनट लग जाएंगे अगर नो इजाजत इशू, है। नो इशू। सर ये है कि सबसे पहले ये मैंने नोट डाउन किया सारा लेक्चर साथ। तो सर सबसे पहले बात हुई थी फिलासफी की, कि हमारी पॉलिटिकल फिलासफी क्या है। तो वो सर जैसे हमारा कंट्री का मतलब हमारा नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें सर हमारा मतलब एक रिलीजियस का जो एलिमेंट है वो सबसे डोमिनेंट है। तो सर वो होना चाहिए, वो चूंकि हम तो अब ये नहीं कर सकते कि हम आइडियोलॉजी को ही चेंज कर दें। लेकिन सर आई थिंक कि जितना हमने गवर्नमेंट के मामलात में या इन चीज़ों में जिस तरह रिलीजियंस को सर ज्यादा मतलब किया है, इन कर दिया है, या मतलब कह लें कि दिया है, इतना नहीं होना चाहिए। जो स्टेट के अफेयर्स हैं और जो रिलीजन पर्सनल लोगों का है, वो मतलब एक चीज है, उसको उस तरह से नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से सोसाइटी का जो हमारा फैब्रिक है, या जो हमारे जो मामलात हो रहे हैं, या इस तरह का इंसिडेंट था, या इस तरह की चीजें, अब देखें कि इन ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी स्टेट भी इवन एक्शन नहीं ले सकती। नहीं नहीं, इस पॉलिटिकल पे मेरा ये रिफॉर्म्स, पॉइंट था सर। आप जो हमारा टॉपिक है ना पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, उसके तहत देखें। ये सर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में है ना सर। बेसिक तो ये है ना कि हमारा जो पॉलिटिक्स है, मतलब जाहिर बात है स्टेट है, तो स्टेट के साथ पॉलिटिक्स लिंक है। तो उसमें सर जो रिलीजन का जो हमारा मतलब कह लें कि हमने उसको ज्यादा, अब सर हसास मामला है, तो इस पे मतलब मेरी ये ओपिनियन थी। चलें अच्छा, सर, मैं इससे थोड़ा सा, नेक्स्ट वाला मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। मैं थोड़ी सी इसके ऊपर, आप देखें ना, आपने अगर ये इलेक्शन कवर किया हो, जैसे मैं 2-3 इलेक्शंस कवर कर चुका हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जी इस दफा किसी भी मजहबी पार्टी को वोट नहीं मिले। ठीक है। पाकिस्तान का अगर आप देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे थिंक टैंक का नाम भी वैसे रिपब्लिक है। वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के ऊपर हमने बहुत काम किया। हमारा थिंक टैंक का बुनियादी मकसद ये है कि पावर्स एग्जेक्टिव और जुडिशरी से लेके अवाम को दी जाए। अच्छा देखिए, 5 बजे तक पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें पीपल ट्रांसलेटेड देयर विल, उन्होंने कर दी थी। उसके बाद जो मैनूवरिंग हुई है रिफॉर्म्स के जरिए, उसको कैसे काबू किया जाए ताकि उसको किया जा सके, और वो भी सिर्फ अवाम ही कर सकती है। व्हाट आई बिलीव, ये पाकिस्तान में आखिरी इलेक्शन था जो मैनेज्ड हुआ है या मैनिपुलेटेड हुआ है। अब अगला इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इवोल्यूशन के जरिए चीज़ें आ रही हैं। और अगर आप ट्रेंड्स देखें उस लिहाज से, सोसाइटी, ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा था कि कोरिलेशन ऑफ सोसाइटी, किसी भी सियासी निज़ाम को अवाम के साथ कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द सोसाइटी दैट डेवलप्स डिफरेंट पॉलिटिकल प्रोडक्ट्स ना। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी डिपेंड करेगा हमारी सोसाइटी कैसी है। हमारी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी हमें बेहतरी की ज़रूरत लेके आनी है। ये वाइस वर्सा है, पॉलिटिकल रिफॉर्म सोसाइटीज़ को भी बेहतर करती हैं, और जो सोसाइटी की रिफॉर्म्स हो रही होती हैं इर्तिकाई, वो आपके पॉलिटिकल एजेंडा को भी सेट करती हैं। रिपीटेड इलेक्शंस हो तो बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान में जो आपने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी पार्टीज की, मेरा नहीं ख्याल गुंजाइश है। लोगों ने हमेशा वोट दिया है। केपीके में और बलोचिस्तान में 1-2 दफा वोट दिया गया, अदरवाइज पाकिस्तान में वोट सर्टन टेंडेंसीज के तहत दिया जाता है। पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली जो रिपब्लिक पॉलिसी की, वो हमारे तो कुछ दोस्तों ने एक रिपोर्ट जनरेट की थी, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान में इस दफा जो वोट डाला गया वो 2 चीज़ों पर डाला गया है। एक, इकोनॉमी हमेशा पाकिस्तान में एक मेन इंडिकेटर रहा है, इन्फ्लेशन। और इस दफा जो दूसरा इंडिकेटर था सरप्राइजिंगली, दैट इज डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, उसके ऊपर वोट पड़ा है। तो पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास की वोटिंग प्रेफरेंसेस डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू लोअर मिडिल क्लास, या जो पॉवर्टी लाइन के नीचे गुजार है। इन्फ्लेशन था। तो पाकिस्तान इलेक्टरल जो है ना, इलेक्टरल कॉलेज, इलेक्टोरेट, वो बहुत डाइवर्सिफाई हो चुका है। उसमें खवातीन का भी बहुत ज्यादा रोल है। पहले खवातीन अपनी मर्जी से वोट नहीं देती थी, अब बहुत ज्यादा अपनी मर्जी से वोट देती हैं, और पाकिस्तान की जो फ्यूचर की डेमोक्रेसी है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट खवातीन की तरफ से भी आएगा। जी हाशिम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इस पे थोड़ी बात करना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिशियन है सर, ये खुद ही शायद नहीं चाहते कि जो इस तरह की रिफॉर्म्स आए, क्योंकि मैं इस दफ़ा थोड़ी बात
बात करूँ या इस दफ़ा नहीं तो इससे पहले भी, तो उनकी वो स्लोगन्स क्या होते हैं कि हम आपको हैंड पंप लगा देंगे, ये रोड पक्के कर देंगे, और हम आवाम भी यही चाहते हैं कि सर फलाने को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये फलां पुलिस वाला हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। तो ये क्या आपको नहीं लगता सर कि हम आवाम ने और ये पॉलिटिशियंस खुद ने इन्होंने वैक्यूम दिया है किसी और ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी आप कह लें एक्टर को, कि वो आके इस गैप को फिल कर रहे हैं, कि वो सिलेक्ट भी करते हैं फिर और फिर वो सब कुछ कर। आशिम, बिल्कुल अप्रोप्रिएटली यू हैव हिट द नेल। ऐसे ही है, पॉलिटिकल वैक्यूम होगा तो वो फिल ज़ाहिर होगा, और वो फिल हुआ भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में काफ़ी डिटेल से बात की थी। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज से है। अब ये क्या, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज तो शायद है ही नहीं, ये डायनेस्टीज हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ये भी एक सेंट्रलाइज्ड चीज़ों से है, मैनूवरिंग है, मैनिपुलेशन है। दीज आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। और लोगों ने इस दफा बताया भी है शायद कि हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। वो जैसे इवोल्यूशन होगा बाकी होगा डेफिनेटली। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को, गवर्नेंस को, पाकिस्तान के जितने भी इश्यूज हैं ना, इसके ऊपर आप जितनी मर्जी बहस करें, ये डिपेंड करता है आखिर में लोगों का रिएक्शन कैसा है। लोगों का अगर रिएक्शन होगा, लोगों की तरफ से प्रेशर आएगा, तो आई थिंक कि पाकिस्तान में सारी रिफॉर्म्स हो जाएंगी और पाकिस्तान में गवर्नेंस होगा। जी कदीर साहब। Sir, Islamic. वालेकुम अस्सलाम। Sir, you have had very interesting point regarding political parties, which are key. तो सर मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाउ टू रिड्यूस ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पार्टीज एंड मासेस, और पाकिस्तान को मतलब किस तरह की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है जहाँ पर इसके मतलब जहाँ पर बेचैनी और हिजान की प्रथा को कम किया जाए। अच्छा देखें, अब बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी मकसद इक्तदार में आना है। अगर एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पता है कि मैं इक्तदार में किस लिहाज से आ सकता हूँ, क्या मैं लोगों की ताकत से आ सकता हूँ या मैं किसी और चैनल से आऊंगा। अभी तक पाकिस्तान में शायद कोई भी ऐसी रजीम नहीं है जो इंटायरली पीपल डिपेंडेंट आई हो। बहुत सारा दफा ये मिक्सचर रहा है कि पॉलिटिकल वेव भी है और सपोर्ट भी है। अब पहली दफा ऐसे हुआ है, मींस आई शुड बी सेइंग कि अगर आप देखें पंजाब गवर्नमेंट में जब उस्मान बुज़दार साहब जहाँ पे वजीर आला थे, तो जितने भी सिमनी इलेक्शन होते थे नून लीग जीत जाती थी। अब ये ऐसे कभी नहीं हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट भी पीटीआई की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पीटीआई की है और नून लीग जो है या कोई दूसरी पार्टी जीत जाए। जो आखिरी इलेक्शन खानेवाल में हुआ था, उसमें नून लीग